Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 209 मायरा की दोस्तों की बेइज्जती। प्रिया इन मेहरा मैंशन। वहीं समीरा की एक जोर की चीख निकल गई। ईशानी की हिल की वजह से उसकी पैर बुरी तरह से सूज गया था। समीरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पैर टूट गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं कैंटीन में बैठे सब लोग उसे ही देखने लगे। मायरा जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और समीरा के पास आकर उसकी पैर को देखने लगी। समीरा की पैर इस वक्त बुरी तरह से लाल दिख रहा था। ईशानी ने जानबूझकर समीरा के पैर को प्रेशर के साथ कुचल दिया था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर समर्थ और उसके दोस्त के गैंग भी बैठे हुए थे। सुयश समर्थ को देखते हुए बोला, देखो तो तेरी ना होने वाली साली कितनी ज्यादा दर्द में है। तुम उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? उसकी बात सुनकर बाकी दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोले, हाँ तुझे जाना चाहिए। ये सब वो मजाकिया मुस्कान के साथ बोल रहे थे ताकि वो समर्थ को चिढ़ा सके, क्योंकि पहले जब भी मायरा किसी मैटर में इन्वॉल्व होती थी तो समर्थ मदद करने पहुंच जाता था, चाहे वो उस इंसान को कितना ही नापसंद क्यों ना करता हो। पर उनकी बात सुनकर समर्थ ने कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र तो इस वक्त सिर्फ ईशानी पर थी। उसने देखा था कि कैसे समीरा ने जानबूझकर ईशानी के रास्ते में अपनी टांग अड़ाया था, शायद ये उसे गिराने के लिए था। पर ईशानी ने उसकी पैर को ही तोड़ दिया। ईशानी उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो ईशानी को पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ईशानी को लेकर उसके मन में फीलिंग्स बढ़ रही थी। वहीं सात्विक की होठों पर इस वक्त एक स्माइल थी। उसने भी देखा था कि कैसे समीरा ने जानबूझकर ईशानी के रास्ते में अपना पैर रखा था। पहले तो सात्विक को लगा कि शायद ईशानी गिर जाएगी, इसलिए वो उसे बचाना चाहता था। पर जब ईशानी ने समीरा की पैर को कुचल दिया, तब उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। ये नाजुक पागल लड़की शेरनी से भिड़ने चली है, जो अपनी पलकें झपकाए बिना किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है, और तो और गवर्नमेंट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा अगर एक्स के बारे में कुछ भी न्यूज आया तो गवर्नमेंट को ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस न्यूज को रोकने में लग जाएगी। और ये लड़की उससे उलझने की कोशिश कर रही है। उसे इस वक्त समीरा पर हंसी आ रही थी। क्या ये लड़की जानती भी है कि वो एक ऐसी इंसान से उलझ रही है जिससे पूरा देश खौफ खाता है, जिसे पूरे दुनिया की गवर्नमेंट मौत की देवी के नाम से जानते हैं। वहीं समीरा रोते हुए ईशानी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर पर जानबूझकर पैर रखने की? मायरा और उसकी चारों दोस्त भी ईशानी को गुस्से से देखने लगे। पर इससे ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें इस वक्त कोल्ड थी। ईशानी अपनी कोल्ड आवाज में बोली, क्या तुम्हारी पैर कोई पेड़ की जड़ है, जो जड़ अपनी जगह से बाहर फैलने की कोशिश कर रही है? यही होता है जब लोग खुद को अपनी औकात से बाहर पुश करते हैं। तुम्हें भी अपनी पैर को संभाल कर रखना चाहिए, और ऐसे इंसान से नहीं उलझना चाहिए जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। ईशानी की आवाज इस वक्त इमोशनलेस थी और आलस से भरी हुई थी, मानो उसे समीरा से इतना कहने में भी आलस आ रहा हो। वहीं ईशानी की बात सुनकर जैकी, दक्ष और काव्या के साथ साथ जितने स्टूडेंट्स कैंटीन में थे वो सब हंसने लगे। वहीं समीरा को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर दर्द की वजह से वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी टीना ईशानी को देखते हुए गुस्से से बोली, तुम हो कौन हाँ जो तुम समीरा गोयनका से ऐसी बात कर रही हो? तुम बस एक दो कौड़ी की लड़की हो जो सिर्फ अमीर लड़कों को सिड्यूस करना जानती हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। जरूर इस कॉलेज में भी किसी अमीर बूढ़े के साथ सोकर ही एडमिशन लिया होगा इसने, सम्मिता ने भी ईशानी को देखते हुए बोला। उसने इतना ही कहा था कि अगले ही पल उसकी चेहरे पर एक थापड़ पड़ा। थापड़ इतनी जोर का था कि सम्मिता खुद को संभाल नहीं पाई और गिर पड़ी। उसका सिर साइड टेबल पर लगा। उसकी सिर से थोड़ा खून आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेहरा जल रहा है, क्योंकि ये थापड़ ईशानी ने मारा था, जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं मायरा की अभी दोस्त हैरान रह गए। कैंटीन में भी हर कोई हैरान था। सम्मिता भी एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थी, ऊपर से वो मायरा की दोस्त थी, जिस वजह से कॉलेज में कोई भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता था। पर ईशानी ने उसे इतनी जोर से मारा था, इसलिए वो सब हैरान थे। ईशानी की बाकी तीनों दोस्त भी उसके पीछे खड़े हो गए थे और ये सब मजे से देख रहे थे।
वैसे भी ये सब उनके लिए रोज की बात थी। दिल्ली में रहते वक्त तो उन सब ने ईशानी को हर दिन किसी ना किसी को मारते देखा था। वाह भाभी, आप एक और थापड़ मारिए प्लीज, क्योंकि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया कि कितने फास्ट आपने उस चुड़ैल को मारा। दक्ष की बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं मायरा की दोस्त और सम्मीता गुस्से से तमतमा रहे थे दक्ष की बातें सुनकर। पर अफसोस कि वो दक्ष पर उंगली भी नहीं उठा सकते थे। सम्मीता को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसे सबके सामने नहीं मारा था। तभी टीना गुस्से से ईशानी को देखते हुए बोली, क्या गलत कहा उसने? हाँ। इतना कहकर वो ईशानी को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसने हाथ उठाया ही था कि ईशानी ने एक स्विफ्ट किक उसकी घुटनों पर मारी, जिस वजह से टीना की चीख उस कैंटीन में गूंज गई। वो ईशानी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी पैर को तोड़ दिया हो। ईशानी ने घिन से टीना को देखा और ठंडी आवाज में बोली, इस वक्त तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। उसकी आवाज इस वक्त बर्फ की तरह ठंडी थी। ईशानी की इस रूप को देखकर सबके मन में डर फैल गया। उन्हें ये तो पता था कि ईशानी बहुत पावरफुल है, पर वो ऐसे सबके सामने मारेगी ये किसी को पता नहीं था। अब जो लड़के ईशानी की खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट हो रहे थे और कभी मौका मिले तो प्रोपोज करेंगे सोच रहे थे, वो सब डर गए। वहीं सम्मीता ने जब ईशानी की आंखों में जब अपने लिए घिन महसूस किया तो वो अंदर से और भी गुस्सा हो गई। ईशानी ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगी। पर तभी मायरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और मासूम बनते हुए बोली, मिस ईशानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो भी तुम्हारी क्लासमेट है। क्या तुम्हें अपनी क्लासमेट को ऐसे मारना चाहिए था? देखो तो वो तीनों कितने दर्द में है। पहले तो तुम समीरा के पैर पर जानबूझकर चढ़ गई, फिर तुमने सम्मीता को थप्पड़ मारा जिस वजह से वो गिर गई, उसकी सिर से भी खून बह रहा है। और अब तुमने टीना को भी इतना तेज किक किया, देखो वो उठ भी नहीं पा रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम हमेशा से ऐसे ही एग्रेसिव हो और ऐसे ही मारपीट करती रहती हो? मुझे लगता है तुम्हें एटलीस्ट इन तीनों से माफी मांगना चाहिए। उसकी बातों में उसकी दोनों दोस्त लिजा और साइना ने भी हमें सिर हिला दिया। मायरा ने इतना कहकर अपनी आंखों की कोनों से समर्थ और सात्विक को देखा। वो सबकी नजरों में ईशान को एक बदतमीज और अग्रेसिव लड़की की तरह दिखाना चाहती थी। उसे लगा था उसकी बात सुनकर समर्थ और सात्विक को रियलाइज हो जाएगा कि वो जिस लड़की की खूबसूरती को देखकर इतना पागल हो रहे हैं, वो एक मैनरलेस लड़की है और बहुत एग्रेसिव है। तो जरूर वो दोनों ईशानी की तरफ फिर देखेंगे भी नहीं। पर उसे डिसअपॉइंटमेंट तब हुई जब उसने देखा कि कैसे अब भी सात्विक और समर्थ ईशानी को खोए हुए से देख रहे हैं। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले दक्ष अपनी मुंह सिकोड़ते हुए बोला, तुम हो कौन जो तुम्हारी कहने पर मेरी भाभी इन घटिया मेकअप की दुकानों से माफी मांगेंगी? एक तो तुम्हारी इस चुड़ैल जैसी दिखने वाली बहन ने मेरी भाभी को गिराने के लिए उनके सामने पैर रख दिया, फिर जब खुद को चोट आई तो नाटक करने लगी। और ये दोनों तुम्हारी चमचिया, ये तो तुम्हारी इस पागल बहन से भी घटिया निकली। जो इनकी इतनी हिम्मत ये मेरी भाभी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी इतनी औकात भी है क्या जो ये सब मेरी भाभी के सामने खड़ी रह सके? पता नहीं इसे थापड़ मारकर मेरी भाभी के हाथ कितने गंदे हो गए होंगे। तभी जैकी बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बॉस के लिए सैनिटाइजर लानी चाहिए थी। याक इस गटर जैसी लड़की को हाथ लगा के जरूर मेरी बॉस की हाथ गंदे हो गए होंगे। उसकी बात सुनकर दक्ष बोला, डोंट वरी, कैंटीन में ही होगा, मैं पहले अपनी भाभी की हाथ को सैनिटाइज करूंगा। चलित भाभी, इतना कहकर दक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर वहां से ले गया। वहीं जैकी और ईशानी की चारों दोस्त भी उनके पीछे पीछे चले गए। मायरा को कुछ कहना का मौका ही नहीं मिला। नंदिनी बोली, जब जैकी और दक्ष दोनों ईशा के साथ है तो उसकी दुश्मनों को ये लोग बेइज्जती करके ही मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया और हंसने लगी। वहीं कैंटीन में सब चुप थे तो कुछ धीरे धीरे मायरा और उसकी दोस्तों की हालत पर हंस रहे थे। उन सब की आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उन सब ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लिया। शम्मीता को सबसे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, क्या उसका चेहरा इतना बुरा है जो उसे मारने से ईशानी की हाथ जर्म्स आ जाएंगे। मायरा की आंखों में आंसू आ गए, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी मासूम हो। वो मासूमियत से सबकी तरफ देखकर बोली, मैं तो बस सॉरी बोलने के लिए कह रही थी।
फिर समर्थ की तरफ देखकर बोली, क्या तुम समीरा और टीना को ले जाने में हमारी मदद कर सकती हो? उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वो उठ नहीं पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर समर्थ दूसरी तरफ मन करके बोला, मुझे इन सब की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास इस बकवास काम के लिए टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर मायरा हैरान हो गई। वहीं समर्थ की दोस्त और कैंटीन में मौजूद बाकी सब भी हैरान हो गए, क्योंकि समर्थ कभी मायरा की किसी काम को करने के लिए मना नहीं करता था। वो तो खुशी खुशी उसकी हर काम को करने को तैयार हो जाता था, तो आज ऐसा क्या हो गया जो उसने मायरा को इग्नोर कर दिया? मायरा को इसकी रीजन भी ईशानी लगी। उसकी आंखों में ईशानी के लिए नफरत थी। उसने जैसे तैसे समीरा को खड़ा किया। वहीं लिजा और साइना ने टीना को खड़ा किया और शम्मीता के साथ कैंटीन से मेडिकल रूम के लिए निकल गए। आज उनकी एक दिन में ही 2 बार बेइज्जती हो चुकी थी। वहीं ईशानी ने हाथ दिया और सब फिर से एक टेबल पर बैठ गए। तभी उसे एक मस्सा आया जो मोक्ष की तरफ से था। कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस बेबी डॉल। ये मैसेज देखकर ईशान अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो नंदिनी और काव्या बोली, कहाँ जा रही हो? ईशानी उन सबको देख बोली, प्रिंसिपल ऑफिस। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में इस वक्त हॉल में खामोशी छाई हुई थी। तभी एक लड़की की रोती ही आवाज आई, प्लीज मोम, डैड मुझे एक बार के लिए माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे ईशानी की प्यार पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी। पर क्या आप सब मुझे एक चांस नहीं दे सकते? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ये गलती कभी भी दोबारा नहीं करूंगी। मैं अपनी किए गलती के लिए सजा भुगत चुकी हूँ। ये कहते हुए उसने आरती जी और सुकेत जी की पैर को पकड़ रखा था। उसने यहाँ आकर दादाजी, दादी माँ से मांग लिया था। पर उसे पता कि वो उसे कब माफ तेज करेंगे, इसलिए वो सुकेत जी और आरती जी से माफी मांग रही थी। क्योंकि उसे पता था कि घर में सिर्फ यही दोनों हैं, जिनके मन में अभी भी उसके लिए प्यार बचा है। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मोम, डैड उसे यहाँ रहने देने के लिए जरूर मान जाएंगे। प्रिया की शरीर पर कई जगह चोट था, जिसे देखकर सच में सुकेत जी और आरती जी का दिल उसके लिए धीरे धीरे पिघल रहा था। क्योंकि उन्होंने प्रिया को बच्चों से पाला था। पर उन्हें ये भी पता था कि अगर उन्होंने प्रिया को ऐसे ही माफ कर दिया तो ईशानी की नफरत शायद और बढ़ जाए। इसलिए वो पहले ईशानी से पूछना चाहते थे। तभी हॉल में एक कोल्ड आवाज गूंजी, क्या तुम यहाँ रहकर फिर से मेरी बहन को हर्ट करना चाहती हो? ये आवाज किसी और की नहीं, समीर की थी। चैप्टर 210, समीर और दर्शित की गुस्से भरी बातें। मोक्ष की पजेसिवनेस। पर उन्हें ये भी पता था कि अगर उन्होंने प्रिया को ऐसे ही माफ कर दिया तो ईशानी की नफरत शायद और बढ़ जाए। इसलिए वो पहले ईशानी से पूछना चाहते थे। तभी हॉल में एक कोल्ड आवाज गूंजी, क्या तुम यहाँ रहकर फिर से मेरी बहन को हर्ट करना चाहती हो? ये आवाज किसी और की नहीं, समीर की थी। सब समीर की तरफ देखने लगे, वहीं उसके पीछे दर्शित भी था। दादी माँ ने उन दोनों को फोन करके बता दिया था कि प्रिया यहाँ आकर माफी मांग रही है। जिस वजह से समीर और दर्शित जल्दी से यहाँ गए थे। उन दोनों ने दादी माँ को ईशानी को फोन करने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ईशानी को कोई टेंशन हो। वहीं जब सुकेत जी और आरती जी और प्रिया की नज़र समीर और दर्शित पर पड़ी, तो वो एक पल के लिए उसके बात सुनकर हैरान रह गए। पर सुकेत जी और आरती जी ने कुछ नहीं कहा। वहीं प्रिया को समीर की बात सुनकर बुरा लग रहा था, उसकी दिल में दर्द हो रहा था। समीर का ये कहना कि ईशानी ही उसकी बहन है, उसके मन में गुस्सा भर गया। क्या अब समीर भाई उसे नहीं मान सकते? उसने बस छोटी सी गलती ही तो किया है। और उसे ऑलरेडी इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है, क्या अब वो उसे माफ नहीं कर सकते? प्रिया अपनी आंखों में आंसू लिए समीर की तरफ देखकर बोली, भाई क्या अब आप मुझे अपनी बहन भी नहीं मानते? क्या अब सिर्फ आप ईशानी को ही अपनी बहन मानते हैं? और आपको डर है कि मैं उसे फिर से हट कर दूंगी, इसलिए आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं? क्या हमारा जो इतने साल का रिश्ता था वो खत्म हो गया? मैं आपकी अपनी खुद की बहन नहीं हूँ क्या, इसलिए अब आप मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते हैं? मैंने जो गलती की थी मैं उसकी सजा भुगत चुकी हूँ। और अब मुझे अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है, तो क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते? क्या आप भूल गए कि बचपन में आप मुझे कितना प्यार करते थे? क्या हमारा भाई बहन का प्यार का रिश्ता अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है?
मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं खुद को पूरी तरह से बदल दूँगी। मैं ईशानी की पैर पकड़कर उसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज़ भाई मुझे अपने आप से और मोम, डैड से और घर से दूर मत कीजिए। वरना मैं जी नहीं पाऊँगी, इतना कहकर वो रोने लगी। वहीं उसकी बातें सुनकर और उसे ऐसे घुटनों पर बैठा रोते हुए देखकर, सिर्फ सुकेत जी और आरती जी को ही बुरा लग रहा था। समीर और दर्शित, दादाजी, दादी माँ को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आरती जी प्रिया की ऐसी कंडीशन देखकर समीर और दर्शित की तरफ देखकर बोली, समीर, दर्शित हमें उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। उसे एक मौका देना चाहिए, वो पहले ऐसी निजी थी, जरूर उस कांता ने ही हमारी प्रिया को भड़काया होगा। वो ऑलरेडी अपनी किए की सजा भुगत चुकी है, उसकी हालत तो देखो कितनी बुरी हालत है उसकी। क्या हम इसे बस एक और मौका नहीं दे सकते? आरती जी की आंखों में उम्मीद थी, पर दर्शित हंसते हुए बोला, वाव मोम, आपको इसे एक और चांस देना है, ग्रेट। ताकि ये फिर से मेरी बच्चा को हट कर सके, और उससे उसकी प्यार को छीनने की कोशिश कर सके। अगर प्रिया की जगह ईशानी होती तब क्या आप उसे एक चांस देती? जब ईशानी पर आपकी प्यारी बेटी और उसकी दोस्त ने झूठा इल्जाम लगाया था, तब तो आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे जेल भेज दिया, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि उसमें उसकी गलती थी या नहीं, और अब आपको अपनी इस बेटी की गलती नादानी लग रही है। उस वक्त तो किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि आपकी खुद की बेटी कितनी दर्द में होगी। उसकी बात सुनकर आरती जी की आंखों में आंसू आ गई। तभी समीर भी बोल पड़ा, और आपको इसकी गलती छोटी लगती है? और आपको लगता ये सब उसने कांता की इन्फ्लुएंस में आकर किया होगा? ये कोई छोटी बच्ची है क्या जो किसी की भी कहने पर ये बहक जाएगी? 22 साल की है ये, आप शायद भूल रही है। फिर प्रिया की तरफ देखकर बोला, और क्या कहा तुमने? तुम मेरी खुद की बहन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहती हूँ। पर तुम भूल रही हो, तुम्हें बुरा ना लगे और तुम्हें ऐसा फील ना हो कि ईशानी के आने के बाद सब उसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें नहीं। इसलिए ईशान की आने के बाद भी उसे हमसे वो प्यार और केयर नहीं मिला। उसकी हिस्से की वो सब कुछ तुम्हें मिलता रहा, पर उसने कभी कंप्लेन नहीं की। आज हम सब की उस गलती की वजह से ईशानी हम सब से इतनी दूर चली गई है कि वो हमसे नफरत करती है। मुझे तो रिग्रेट होता है कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने ही क्यों दिया। ईशानी की आते ही मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेज देना चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हें एक और घर दे देना चाहिए था। तो शायद आज ये सब नहीं होता और ना मेरी बहन हम सबसे नफरत करती। फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हें मैं इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो, पर सच तो ये है कि मुझे ये सब पहले ही कर देनी चाहिए थी। तुम्हें अपनी गलती की एहसास नहीं हुआ है प्रिया? समीर की बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई, क्या उसका भाई उसे अभी भी माफ नहीं करने वाला? वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसे यहाँ से पहले ही दूर भेज देना चाहिए था। क्या वो उन सब की प्यार डिजर्व नहीं करती है? क्या वो इतने साल का उनका प्यार सब फीका पड़ गया है? उसकी आंखों से आंसू बहन लगे। सुकेत जी और आरती जी भी समीर की बात सुनकर शॉक थे। सुकेत जी समीर की तरफ देखकर बोले, समीर, दर्शित मैं मानता हूँ कि प्रिया ने बहुत बड़ी गलती किया है। और उस वक्त प्रिया की गलती नहीं थी, ये हमारी गलती थी कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कि प्रिया नहीं बल्कि ईशानी हमारी बेटी है, प्रिया हमारे साथ बचपन से बड़ी हुई थी। तो ये नॉर्मल है कि हम सब नहीं चाहते थे कि प्रिया हट हो। पर इस वजह से हनुमान हमारी बेटी को हट कर दिया। हम ईशानी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। जब तक हम हमारी गलती का एहसास हुआ तक ईशानी हमसे दूर चली गई थी। पर प्रिया अब भी इस घर की बेटी है और तुम्हारी बहन है। मुझे लगता है हमें ईशानी को डिसाइड करने देना चाहिए कि वो क्या चाहती है। प्रिया को ईशानी से माफी मांगना होगा, उसके बाद अगर ईशानी प्रिया को माफ नहीं करती, तो जैसा कि तुमने कहा हम ऐसा ही करेंगे। हम प्रिया को यहाँ से दूर भेज देंगे, हम उसे कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट दे देंगे, वो वहीं रहेगी। उनकी बात सुनकर आरती जी भी बोली, हाँ समीर, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। हमें ईशानी की आने तक प्रिया यही रहने देना चाहिए, देखो वो कितनी इंजर्ड है। आरती जी की आंखों में अभी भी प्रिया के लिए केयर और कंसर्न थी, जो बाकी सब भी देख पा रहे थे। प्रिया को उन्होंने अपनी बेटी मानकर पाला था, तो उनके मन में अभी भी प्रिया के लिए प्यार था। उन्हें प्रिया के लिए अभी भी इतना कंसर्न दिखाते देखकर दादाजी, दादी माँ और समीर, दर्शित को बहुत गुस्सा आ रहा था।
समीर थोड़ा कोल्ड टोन में बोला, मोम, डैड ये मेरी बहन नहीं है, मैंने कल ही बोला था कि इसे मेरी बहन कहना बंद कीजिए। मेरी अब सिर्फ एक ही बहन है और वो है ईशानी। ये लड़की आपकी बेटी हो सकती है, पर मेरी बहन नहीं। आप इसकी मोम, डैड तो बन गए पर आप अपनी खुद की बेटी ईशानी की मोम, डैड बनना भूल गए। हमने भी इसकी भाई बनते बनते अपनी बहन को खो दिया। अब मैं इसकी वजह से फिर से अपनी बहन के मन में आपने लिए नफरत नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। आपको जो करना है इस लड़की के साथ करिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो वहां से ऊपर चला गया। दर्शित ने भी ना में सिर हिलाते हुए वहां से चला गया। तुम लोग इस लड़की के साथ जो करना है करो, पर इसकी वजह से अगर मेरी पोती परेशान हुई, तो मैं इसे खुद धक्का मारकर इस घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर दादाजी और दादी माँ भी वहां से अपनी रूम की तरफ चले गए। वहीं उनकी बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो ईशानी को ये भी नहीं बोल सकते थे कि वो प्रिया को माफ कर दे। उन्हें नहीं पता था कि समीर और दर्शित अब प्रिया से इतना गुस्सा है या फिर नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ वो प्रिया को भी तो ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से प्रिया को पाला था। वो उनकी जिम्मेदारी थी। उनके हिसाब से प्रिया एक अनाथ थी, वो यहाँ से कहाँ जाएगी। प्रिया उनकी तरफ देखकर बोली, मोम, डैड क्या भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं ईशानी से माफी मांग कर रहूंगी, पर मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। आप सबके सिवा मेरी इस दुनिया में है ही कौन। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, मुझे कुछ भी कर यहाँ रहना ही होगा। ये सब कुछ मेरा है, मैं ऐसे ही ये सब अपनी हाथ से जाने नहीं दे सकती। वहीं उसकी बात सुनकर सुकेत जी और आरती जी को इसके लिए बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में ईशानी मोक्ष की गोद में बैठी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मोक्ष की होंठों पर एक टीजिंग स्माइल थी। वो ईशानी की होंठों पर हाथ फेर कर बोला, बेबी डॉल तुम बहुत जल्दी ब्रेथलेस हो जाती हो। क्यों ना हम फिर से उस रात की तरह प्रैक्टिस करें। इस बार तो मैं पूरी तरह से होश में हूँ। इतना कहकर उसने एक आई विंक किया तो ईशान की गाल शर्म से लाल हो गई। जस्ट शट अप, इतना कहकर उसके प्लेफुली मोक्ष की चेस्ट पर मारा। फिर उसकी चेस्ट में आपने सिर घुसा दिया। उसकी इस हरकत पर मोक्ष की होंठों पर स्माइल आ गई। उसने ईशानी की गालों को काट लिया। उसे ईशानी का हमेशा उसके सामने शर्माना बहुत पसंद आता था, क्योंकि उसकी बीबी सिर्फ उसके सामने ही ऐसे शर्म से लाल हो जाती थी। दूसरों के सामने तो वो एक डेंजरस माफिया क्वीन थी और उसके फेस पर दूसरे के सामने ब्लैंक एक्सप्रेशन ही होते थे। मोक्ष उसकी गले को चूमते हुए उसकी फ्लावर जैसी नेचुरल सेंट को इनहेल करने लगा, जैसे वो ईशानी की खुशबू को अपने अंदर ही समा लेना चाहता हो। अगर ये ऑफिस रूम नहीं होता तो अब तक मोक्ष ईशानी के साथ है बढ़ चुका होता। तभी दूर नॉक हुआ तो मोक्ष ने ईशानी की बाल को सहलाते हुए कम इन बोला। तो एक बॉडीगार्ड अंदर आया। उसके हाथ में खाना था जो मोक्ष ने अपने बीबी के लिए मंगवाया था। बॉडीगार्ड ने अपना सिर नीचे झुकाकर खाने को टेबल पर रख दिया और सिर नीचे झुकाकर ही बाहर चला गया। बेबी डॉल, लेट्स हैव लंच। ईशानी ने अपने सामने रखी खाने को देखा, जो पूरी तरह से उसकी पसंद की ही थी। मोक्ष ने खाना सर्व किया और अपनी हाथ से ही ईशानी को खिलाने लगा। वहीं ईशानी ने भी अपनी हाथ से मोक्ष को खाना खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मोक्ष ने खाना नहीं खाया है और वो चाहता है कि ईशानी उसे खुद अपनी हाथ से खाना खिलाए। ईशानी को खाना खिलाते हुए मोक्ष थोड़ा जेलॉस होकर गुस्से से पूछा, वो लड़का सात्विक साह वो क्या बात कर रहा था तुमसे। ईशानी की आने के बाद तो उसने ईशानी को सांस लेने तक का वक्त नहीं दिया था। वो बस ईशानी को किस किए जा रहा था। पर अब वो अपना गुस्सा और जेलोसी को शांत करके उससे सवाल पूछ रहा था। उसकी बात सुनकर ईशानी कंफ्यूज होकर बोली, कौन सात्विक साह। उसे सच में सात्विक का नाम याद नहीं था, जबकि थोड़ी देर पहले ही सात्वी ने अपना नाम बताया था। पर ईशानी ने तो उसकी नाम पर ध्यान ही नहीं दिया था। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष को इस वक्त सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। मतलब उसकी बीबी को इस लड़के की नाम भी याद नहीं है, जबकि वो उस लड़के को लेकर इतने गुस्से और जलन में है। वही क्लास ने जिसके साथ तुम बात कर रही थी बीबी, क्या तुम उसे जानती हो। उसकी बात सुनकर ईशानी को पता चल गया कि मोक्ष किसके बारे में बात कर रहा है। फिर वो मोक्ष की जलन और गुस्से से भरी फेस को देखकर बोली,
क्या तुम्हें जलन हो रही है मिस्टर हस्बैंड? उसकी मुंह से फिर से आपने लिए हस्बैंड सुनकर मोक्ष मन ही मन खुश हो गया। पर फिर थोड़े गुस्से में बोला, हाँ मुझे जलन हो रही है बीबी, मैं तुम्हारे लिए हद से ज्यादा पॉजेसिव हूँ और ऐसे ही रहूंगा। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हारी हर खुशबू, नाम, तुम्हारी आत्मा तक पर भी सिर्फ मेरा हक है। कोई भी तुम्हारे तरफ देखे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आई होप दक्ष की बात सुनने के बाद वो सब तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वरना मुझे उन सबको बेदर्दी से मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त मोक्ष किसी साइको की तरह लग रहा था।